राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गन एंड ऑफ मेडिसिन, जहां पर हम कर रहे हैं केस टेकिंग फ्रॉम ए.के. दास पार्ट 2। हमने पिछली वीडियोस में इंट्रोडक्शन से लेकर समरी तक और 2 क्वेश्चंस को कवर अप किया है कि अगर फिजिशियन सजेस्टिव क्वेश्चंस पूछता है तो क्या हो सकता है, या फिर लीडिंग क्वेश्चन पूछता है तो क्या हो सकता है, जिसके बारे में बात की गई है एफोरिज्म नंबर 87 में। फिर हमने पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन देखा था वो था कि फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन का क्या कोई स्कोप है होम्योपैथी केस टेकिंग में, जिसके बारे में हैनेमन सर ने एफोरिज्म नंबर 90 में बात की थी, जिसमें ऑब्जर्वेशंस को इंपॉर्टेंस दी थी। ऑब्जर्वेशन में खास करके मेंटल कंडीशन के ऑब्जर्वेशन को और फिर फिजिकल कंडीशन की ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात की गई थी, जिसमें नोसोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्नोसिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हमारे लिए उसके क्या स्कोप से क्या इंपॉर्टेंस है उसकी बात की गई थी। आज के वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, व्हेन द पेशेंट कम फ्रॉम अदर फिजिशियन हाउ विल यू टेक अप द केस। देखो, वैसे जो ये टॉपिक है वो हमने केस टेकिंग के जो जनरल डायरेक्शंस थे उसमें 2 पॉइंट्स दिए गए थे। पहला पॉइंट था ए करके कि व्हेन पेशेंट कम्स डायरेक्टली, यानी कि जब भी पेशेंट डायरेक्टली आपके पास आता है तब, और दूसरा बी पॉइंट था कि व्हेन पेशेंट कम्स फ्रॉम अदर फिजिशियन, मतलब कोई फिजिशियन के पास विजिट करके फिर आपके पास आता है तो ये क्वेश्चन बेसिकली उसी को आंसर कर रहा है जो वहां पर हमने जो भी 3 पॉइंट्स पढ़े वही 3 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन है। तो वी विल कंसिडर दिस एज अ रिविजन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर हमने कवर अप कर लिया है। वी विल जस्ट रीड इट वंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। सो व्हेन द पेशेंट कम फ्रॉम अदर फिजिशियन हाउ विल यू टेक अप द केस, मतलब वाइवा में अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है उससे पहले कोई फिजिशियन को विजिट करके आया है तो ऐसी कंडीशन में आप केस टेकिंग कैसे करोगे। सो व्हेन द पेशेंट कम फ्रॉम द अदर फिजिशियन, ऐसे केसेस में 3 बातों का ध्यान रखना है और इन 3 बातों के अकॉर्डिंग हम केस टेकिंग करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन द डिसीज इज ऑफ क्रॉनिक कैरेक्टर, इसके बारे में बताया गया है इन द एफोरिज्म नंबर 91। फिर दूसरा पॉइंट है इफ इट बी अ डिसीज ऑफ रैपिड कोर्स, यानी कि रैपिडली डेवलप होने वाला डिसीज है, इसके बारे में बताया गया है एफोरिज्म नंबर 92 में। एंड इफ बी अ डिसीज ऑफ ऑब्वियस कॉज, यानी कि कोई ऑब्वियस कॉज प्रेजेंट है, देन इट इज कंसिडर्ड अंडर द पॉइंट एंड एफोरिज्म 93। तो पहले पॉइंट की जो भी चीज़ हमने पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो व्हेन द डिसीज इज ऑफ क्रॉनिक कैरेक्टर, यानी कि जब भी फिजिशियन कोई भी पेशेंट आपके पास आया उससे पहले किसी फिजिशियन को विजिट करके आया तो आपको पहली बात ये दिमाग में लानी है कि हो सकता है ये क्रॉनिक केस है, क्रॉनिक कैरेक्टर का केस है। द सिम्टम्स एंड फीलिंग ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग अ प्रीवियस कोर्स ऑफ मेडिसिन डू नॉट फर्निश द प्योर पिक्चर ऑफ द डिसीज, यानी कि जो भी सिम्टम्स और फीलिंग्स पेशेंट है वो मेडिसिन के कोर्स के टाइम पर थी उसकी, ड्यूरिंग अ प्रीवियस कोर्स ऑफ मेडिसिन, मतलब जो प्रीवियसली उसने मेडिसिन ली थी उस दौरान उसको जो जो चीज़ें हुई थी उसको आपको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि वो प्योर पिक्चर ऑफ द डिसीज को फर्निश नहीं कर पाएगा, उससे रिलेटेबल नहीं होगा, क्योंकि वो उस मेडिसिन के कोर्स के दौरान होगा तो वो हो सकता है कि उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से भी हो। सो दोज सिम्टम्स एंड एलिमेंट्स विच ही सफर्ड फ्रॉम बिफोर द यूज ऑफ मेडिसिन और आफ्टर दे हैव बीन डिसकंटिन्यूड फॉर सेवरल डेज गिव द ट्रू फंडामेंटल आइडिया ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डिसीज एंड दिस स्पेशली द फिजिशियन मस्ट टेक नोट ऑफ। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको ऐसी कंडीशन में ऐसे सिम्टम्स और एलिमेंट्स को लेना है जो पहले की मेडिसिन लेने से पहले प्रेजेंट थे, ऐसे सिम्टम्स, और फिर मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करने के कुछ दिनों बाद, कुछ हो सकता है महीनों बाद, जो भी सिम्टम्स पेशेंट में आ रहे हैं वो सिम्टम्स को कंसीडर करना है। उससे आपको ट्रू फंडामेंटल आइडिया मिल जाएगा ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डिसीज का, और इस बात का नोट लेना है फिजिशियन को। So, when the disease is of chronic character and the patient has been taking up medicine to the time he is seen, the physician must take following measures। यानी कि आपके पास जो पेशेंट आया, अगर उसने दवाइयाँ बंद कर दी थी फिर उसको कुछ सिम्टम्स डेवलप हुए और आपके पास आया है तो आपको क्या चीज़ें करनी है वो अभी हमने डिस्कस किया। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर पेशेंट आपके पास आया, उसका डिसीज क्रॉनिक कैरेक्टर का है और उसकी दवाइयाँ अभी भी चल रही है,
अभी उसने बंद नहीं की है दवाइयाँ, तो फिजिशियन को फिर क्या करना है? पहला पॉइंट क्या था? द ओरिजिनल डिसीज पिक्चर इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय रेफरिंग टू द ओरिजिनल सिम्टम्स अपीयरिंग बिफोर टेकिंग द मेडिसिन एंड आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग इट फॉर सेवरल डेज। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी भी दवाइयाँ चल रही है, तो फिजिशियन पहले क्या करेगा? द फिजिशियन मे लीव हिम सम डेज क्वाइट विदाउट मेडिसिन और इन द मीन टाइम एंड एडमिनिस्टर समथिंग ऑफ एन अनमेडिसिनल नेचर। यानी फिजिशियन को कुछ दिनों तक विदाउट मेडिसिन पेशेंट को रखना है इफ पॉसिबल, एंड अनमेडिसिनल नेचर की दवाइयाँ देनी है जैसे कि प्लेसिबो। फिर दूसरा चीज़ जो फिजिशियन कर सकता है वो है द फिजिशियन शुड टेक अप द केस आफ्टर अ सब्सिक्वेंट पीरियड फॉर द मोर प्रिसाइज कॉन्टिटी ऑफ द मॉर्बिड सिम्टम्स इन ऑर्डर टू ग्रास्प इन द प्योरिटी द परमानेंट अनकंटामिनेटेड सिम्टम्स ऑफ द ओल्ड अफेक्शंस एंड टू फॉर्म ए फेथफुल पिक्चर ऑफ द डिसीज। यानी फिजिशियन को जब भी केस लेना है, उस केस को उसको एक सब्सिक्वेंट पीरियड के बाद लेना है ताकि उसको और प्रिसाइज मॉर्बिड सिम्टम्स मिल पाए, यानी कि और जो मॉर्बिड यानी कि हार्मफुल जो सब्सटेंस है उसकी वजह से होने वाले सिम्टम्स। तो अगर ये दवाइयाँ हैं वो लेने के कुछ टाइम बाद आप अगर केस टेकिंग अभी भी चल रही है तो अभी प्लेसिबो दे दो, या फिर आप वो दवाइयाँ बंद नहीं करवा सकते तो थोड़ा टाइम और बीत जाने दो, ताकि और टाइम बीतने के बाद अब कुछ सिम्टम्स होंगे जो ये दवाई के इन्फ्लुएंस की वजह से मॉर्बिड सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, वो बुरे सिम्टम्स होंगे, मतलब वो खराब सिम्टम्स होंगे, वर्स्ट सिम्टम्स होंगे पेशेंट के लिए, और कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे जो अभी तक चेंज ही नहीं हुए हैं, अनटच्ड है, यानी कि जो कोर्स ऑफ मेडिसिन पेशेंट का चल रहा है उसके बावजूद भी कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो अनकंटामिनेटेड सिम्टम्स हैं, परमानेंट अनकंटामिनेटेड सिम्टम्स जो पहले से प्रेजेंट है केस में और अब तक क्योर नहीं हो पाए हैं, और ना ही अल्टर हुए हैं, ना ही सप्रेशन हुआ है, ना ही मतलब कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आपको ऐसे सिम्टम्स को कंसिडर करना है और उसके बेसिस पर आपको फेथफुल पिक्चर ऑफ द डिसीज बनाना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कि अगर क्रॉनिक कैरेक्टर का डिसीज है तो हम क्या करेंगे, विच इज गिवन इन एफोरिज्म 91। फिर दूसरा पॉइंट है इफ़ इट बी अ डिसीज ऑफ रैपिड कोर्स, यानी कि जो भी डिसीज अभी एक पेशेंट आपके पास लेके आया है वो किसी भी रैपिड कोर्स में डेवलप हुआ है, मतलब बहुत जल्दी में डेवलप हुआ है, 2-3 दिन या फिर 10-15 दिन में, यानी कि रैपिड कोर्स का है, जो सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए हैं वो सिवियरिटी वाले हैं और इसीलिए पेशेंट आपके पास आया है, तो आप क्या कर सकते हो? सो इफ द डिसीज इज ऑफ रैपिड कोर्स एंड इट्स सीरियस कैरेक्टर एडमिट्स नो डिले एंड इफ द फिजिशियन कैन नॉट असर्टेन व्हाट सिम्टम्स वर प्रेजेंट बिफोर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द मेडिसिन ही मस्ट डू द फॉलोइंग थिंग्स। मतलब कि अगर कोई डिसीज रैपिड कोर्स में डेवलप हुआ है, उसके सिम्टम्स हैं वो सीरियस कैरेक्टर के हैं और बिना देरी करे फिजिशियन को अगर दवाई देनी है और फिजिशियन के पास टाइम भी नहीं है कि वो पहले के सिम्टम्स को जान पाए, प्रेजेंट में क्या चीज़ें बदली है नहीं बदली है ये सब समझ पाए, और ये सब जाने बिना ही आपको मेडिसिन देनी है, तो आप क्या करोगे? सो ही मस्ट डू द फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट, द फिजिशियन मस्ट कंटेंट हिमसेल्फ विद ऑब्जर्विंग द प्रेजेंट मॉर्बिड कंडीशन दो इट मे बी अल्टर्ड बाय द मेडिसिन। फिजिशियन को सबसे पहले अब की जो मॉर्बिड कंडीशन है, जो पेशेंट को हार्म कर रही है, हार्म पहुंचा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ हो रही है, ऐसे सिम्टम्स को, ऐसी कंडीशन को फिजिशियन को ऑब्जर्व करना है। हो सकता है अभी की जो कंडीशन है वो दवाइयों की वजह से अल्टर्ड भी हुई हो, लेकिन आपको वो मॉर्बिड कंडीशन को पहचानना है। Thus, he may at least form just apprehension of the complete picture of the disease in its actual condition, that is to say, of the congenital malady formed by the medicinal and original disease, which form the use of inappropriate drugs in generally more serious and dangerous than was the original disease, and hence demands prompt and efficient aid। यानी कि ऐसा करने से क्या होगा कि आपके पास एक ओके-इश, मतलब नॉट द रियल वन बट उसके नज़दीक वाला आपको डिसीज पिक्चर मिल जाएगा। जो डिसीज पिक्चर है वो कॉन्जेंट मेलेडी हो सकता है। कॉन्जेंट मेलेडी यानी कि मेडिसिन की वजह से ओरिजिनल डिसीज है उसमें कुछ बदलाव आ गए, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल डिसीज था उसमें भी और सिम्टम्स, सीरियस सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस हो गए। क्यों? क्योंकि इनअप्रोप्रिएट यूजेज हुआ है ड्रग का, जिसकी वजह से पहले जो ओरिजिनल डिसीज था उससे सीरियस और डेंजरस कंडीशन अभी डेवलप हो गई है, और इसकी वजह से आपको ध्यान देकर एफिशिएंट वे में पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। सो द कॉन्जेंट मेलेडी फॉर्म्ड बाय द मेडिसिनल एंड ओरिजिनल डिसीज विल फॉर्म द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द डिसीज। तो जो कॉन्जेंट मेलेडी है वो फॉर्म होगी बाय मेडिसिनल एंड ओरिजिनल डिसीज, और फिर क्या होगा कि एक कंप्लीट पिक्चर आपको मिलेगा डिसीज का ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्जेंट मेलेडी। अब
By thus tracing out the complete picture of the disease, he will able to combat it with a suitable homeopathic remedy, so that the patient shall not fall a sacrifice to the injurious drug he has swallowed. यानी कि अब आप कंप्लीट पिक्चर को अपनी तरीके से, जो भी कॉन्जेंट मेलेडी से आपने कॉन्जेंट टोटलिटी निकाली, उसके बेसिस पर आप एक कंप्लीट पिक्चर बनाओगे और उस कंप्लीट पिक्चर के बेस पर आप एक सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी को प्रिस्क्राइब करेंगे। और इस वजह से पेशेंट को सेक्रीफाइस नहीं देना पड़ेगा। जो चीज़ें उसको भोगनी पड़ी वो इंजरियस ड्रग्स को लेने के बाद, उसकी वजह से पेशेंट को और सेक्रीफाइस नहीं करने पड़ेंगे। सो सिलेक्शन ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्जेंट टोटलिटी, ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, जो जहाँ पर था कि इफ़ इट बी अ डिसीज ऑफ सम इफ इट इज मतलब रैपिड कोर्स। हाँ, सो रैपिड कोर्स का अगर कोई डिजीज है तो क्या चीज़ें करनी है, कॉन्जेंट मेलेडी से कॉन्जेंट टोटालिटी निकालनी है और उसके बेसिस पर सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी को प्रिस्क्राइब करना है। और इसके बारे में बात की गई है एफोरिज्म नंबर 92 में। अब है हमारा थर्ड पॉइंट, इफ इट बी अ डिसीज ऑफ सम ऑब्वियस कॉज विच इज मेंशन इन द एफोरिज्म नंबर 93, इफ द डिसीज हैज बीन ब्रॉट ऑन अ शॉर्ट टाइम और इन द केस ऑफ क्रॉनिक अफेक्शंस अ कंसिडरेबल टाइम प्रीवियसली बाय सम ऑब्वियस कॉज, देन द पेशेंट और हिज फ्रेंड्स व्हेन क्वेश्चन प्राइवेटली विल मेंशन इट आइदर स्पॉन्टेनियसली और व्हेन केयरफुली इंक्वायर्ड। यानी कि अगर डिसीज है वो थोड़े ही टाइम में डेवलप हुआ है या फिर क्रॉनिक अफेक्शन था और उसमें कोई एक्यूट एक्सर्शिबेशन आया है, यानी कि थोड़ी ही टाइम में कुछ चीज़ें बदल ली हैं, तो ऐसे केस में पहले क्या चीज़ थी, अभी क्या कुछ ऑब्वियस कॉज है जो आपको पता है या फिर पेशेंट को या फिर उसके फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर को, तो वो ऑब्वियस कॉज जानने की आपको ट्राई करनी है बाय क्वेश्चनिंग देम प्राइवेटली। कभी कभी पेशेंट या फिर उसके रिलेटिव्स ये बातें स्पॉन्टेनियसली बता देते हैं, तो कभी कभी आपको केयरफुल इंक्वायरी करनी पड़ती है ताकि पेशेंट और उसकी फैमिली आप पे ट्रस्ट करके आपको बता पाए कि क्या ऑब्वियस कॉज है। तो अगर आप डॉक्टर हैं तो आप ये सोच रहे हैं, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि कोई किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बताएगा अगर उनको पता है कि ये ऑब्वियस कॉज है, इसी वजह से बीमारी हुई है। तो एनी कॉज ऑफ अ डिस्ग्रेसफुल कैरेक्टर विच द पेशेंट और हिज फ्रेंड्स डू नॉट लाइक टू कन्फेस, एटलीस्ट नॉट वॉल्यूंटरीली, द फिजिशियन मस्ट एंडेवर टू एलिसिट बाय स्किलफुल फ्रेमिंग द क्वेश्चंस और बाय प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। यानी कि कोई भी कॉज है जो इतना अच्छा नहीं है, बताने में अच्छा नहीं लगेगा पेशेंट को या उसके फ्रेंड को, या फिर कोई ऐसी बात है जो वो अपने मन से कन्फेस नहीं करना चाहेंगे, तो फिजिशियन को ऐसी कंडीशंस में स्किलफुली क्वेश्चन फ्रेम करके प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को निकलवाना है, ताकि वो पेशेंट का भरोसा भी बना रहे, वो आपसे बात भी शेयर कर पाए और कॉन्फिडेंशियल चीज़ें कॉन्फिडेंशियल ही रहें, और आपको एक अच्छी रेमेडी के सिलेक्शन के लिए कुछ पॉइंट भी मिले। सो टू दिस बिलोंग, मतलब अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो हमने देख लिए थे पहले भी, अभी एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं इसको। To this belong poisoning or attempted suicide, onanism, indulgence in ordinary or unnatural debauchery, excess in wine, cordial punch and other ardent beverages or coffee, overindulgence in eating generally or in some particular food of a harmful character, infection with venereal disease or age, unfortunate love, jealousy, domestic discord, worry, grief on account of some family misfortune, maltreatment, suppressed feeling of pecuniary nature, revenge, injured pride, superstitious fear, hunger or an imperfection in private parts, or rupture, or prolapse and so forth। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पर देखिए। इसके अलावा भी प्रेजेंट होंगे जो पेशेंट, उसके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स कई बार बताना नहीं चाहते, कन्फेस करना नहीं चाहते। ऐसी कंडीशन में फिजिशियन को केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करनी है, स्किलफुल फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन से वो बात निकलवाने की ट्राई करनी है। सो आज हमने जो 3 पॉइंट्स देखे 91, 92 और 93 एफोरिज्म के, जिसमें हमने देखा कि अगर कोई भी पेशेंट है वो किसी फिजिशियन के पास जाके आपके पास आता है तो आप कैसे केस टेकिंग करोगे। तो 3 पॉइंट्स है। क्रॉनिक कैरेक्टर का डिसीज होगा तो आप क्या करोगे, उसमें भी 2 पॉइंट्स थे। दवाइयाँ बंद हो गई है तो क्या करना है, दवाइयाँ चालू है तो क्या करना है। दूसरा पॉइंट था कि रैपिड कोर्स का डिसीज है तो आप कैसे मैनेज करोगे, और तीसरा है कि ऑब्वियस कॉज अगर प्रेजेंट है तो आप कैसे उसे पहचानोगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, और साथ ही साथ ये जो दिया गया है कि रिक्विजिट एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ऑफ द फिजिशियन फॉर इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ केस ऑफ डिसीज, वो भी हम वहीं नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टिल नाउ। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।